गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, while internal control helps counter threats and take advantage of opportunities। आई समझ बात। रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। वहीं पर इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट है क्या, हमें पता लग गया कि रिस्क क्या है हमारे लिए, तो उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग मेजर क्या बनाएंगे ताकि वो जब रिस्क सामने आए तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो बिजनेस को। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस उसको रिस्क बोलते हैं। दैट इज प्री कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल अनसर्टेनिटीज हेल्प्स इन इनहेंस द एनवायरमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज। डन। ठीक है, risk also known as possibility of an event occur and adversely affect the achievement of the company's objective। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसको अगर आप ना ध्यान दे के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ा हुआ हूँ हिंदी मीडियम से। ठीक है ना, मैं ये चीज़ आपको क्या बोलते हैं कि एज ए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको प्रोनाउंसिएशन को धीरे धीरे इंप्रूव करने का। अगर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी प्रोनाउंसिएशन मतलब कुछ वर्ड्स जो भी आपको लगता है ना कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, डन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोल करने के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं रिस्क को तो दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो होते हैं वो नॉन कंट्रोलेबल होता है और अनसिस्टमेटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉन प्रिडिक्टेबल होता है कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरे हैंड पे अनसिस्टमेटिक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मैक्रो होता है नेचर में, ये माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब हो गया बहुत बड़ा, इसका इम्पैक्ट पूरे आपके सेक्टर पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। ठीक है ना, इधर ये माइक्रो होता है। इफेक्ट लार्ज सम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये सब पे एक तरीके से पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। सिस्टमेटिक, डन। ये इंडिविजुअल को करता है, डन। डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर, और ये इंटरनल फैक्टर के बेसिस पे है। ठीक है, अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क के एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरेस्ट रेट, मार्केट रिस्क एटसेट्रा। ठीक है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क के एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई गलत डिसीजन मेकिंग हो गई, ये सब होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। डन। रिस्क हम अब दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं रिस्क को, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब जिसमें भी फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, कोई नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इस तरीके का कोई भी रिस्क है फाइनेंशियली जिसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इमीडिएटली नॉट फाइनेंशियल इम्पैक्ट बट लेटर मे बी फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल फ्रॉड, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, रेपुटेशन एटसेट्रा। डन। डन। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जो रिस्क जनरेट होता है उसको पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। लिक्विडिटी, अगर हमारी फाइनेंशियल सोल्वेंसी सही नहीं है तो हमें लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है करंट एसिड्स से, तो वो फाइनेंशियल सोल्वेंसी हमारी सही नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क है। और क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट वर्दीनेस, हमें कोई उधार नहीं दे रहा, दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। हमारा कोई उधार लेकर नहीं दे रहा, वो भी आपका क्रेडिट रिस्क। लीगल रिस्क, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, हमने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर किसी ने हमारे साथ किया, उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस हो गई, उससे रिलेटेड जो आएगा वो लीगल रिस्क में आएगा। इंटरेस्ट रेट, फ्लक्चुएशन होता रहता है इंटरेस्ट रेट में, वो रिस्क। करेंसी रिस्क, आपको ये पता है कि फॉरेक्स का अप एंड डाउन लगा रहता है प्राइस का, वो भी एक तरीका रिस्क है। इक्विटी रिस्क, मार्केट रिस्क, प्राइस अप हो गया डाउन हो गया, वो भी एक तरीके का रिस्क है। डन। अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो उसके स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बी अलर्ट बिकॉज बिजनेस एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर ऑफ परपेचुअल चेंज। डन। स्टेप 2, रिस्क इवेल्यूएशन। हमें रिस्क को इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर इवेल्यूएट करना है। फिर रिस्क हैंडलिंग, उसको हैंडल हम कैसे कर रहे हैं, अवॉइड करके, रिडक्शन करके, या फिर ट्रांसफ़र करके, या फिर रिटेंशन करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इन सबका मीनिंग सेपरेटली क्या है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, ये मेनली चार होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, हैंडलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। डन डन। बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट: बेटर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, लेस चांसेस ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स। डन। हेल्प इन अचीव ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। आई समझ में बात? बेनिफिट इसके ये है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट: फ्रॉड से रिलेटेड जो रिस्क है उसको मैनेज कैसे किया जाता है? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन विद नॉलेज ऑफ इट्स रिजल्टिंग इंजरी और डैमेज। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ जानबूझ के गलत करता है जिसको ऑलरेडी उसके बारे में पता है तो वो फ्रॉड कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? सेक्शन 225 ऑफ IPC 1860, फ्रॉडुलेंटली इंटेंड टू फ्रॉड नॉट अदरवाइज। अगर इंटेंशनली कोई हमारे साथ गलत करता है तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है फ्रॉड को, तो उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स है जिसका आपको ध्यान रखो। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर: जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात है तो उसका वे पहले से स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई इंटरनली कोई बात कर ले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और उसका पता ही ना चले। ठीक है, जीरो टॉलरेंस ऑफ फ्रॉड: अगर कोई गलती से भी फ्रॉड करता पकड़ा गए तो उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए गलती की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। विजिल मैकेनिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में भी अवेयरनेस फैलानी होगी। ठीक है, रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट: रेपुटेशन का रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है? रेपुटेशन इज इक्वल टू ट्रस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गेन्ड ओवर द ईयर्स बाय द प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड्स एटसेट्रा। डन। रेपुटेशन लॉस विल डैमेज ब्रांड वैल्यू, शेयर प्राइस, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, रेगुलेटरी रिलेशनशिप, रिक्रूटमेंट रिटेंशन एटसेट्रा। डन। जो ISO स्टैंडर्ड है आपके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड वो है 31,000:209। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। डन। वही को ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013: अगर फ्रॉड किसी ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट मिलता है, अगर अप टू 1 करोड़ है, विद इन 2 डेज वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर ऑडिट कमेटी अगर वहाँ पर बनी हुई है तो ऑडिट कमेटी को। ठीक है, उसमें क्या क्या बताएगा? नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है। डन। अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, विद इन 2 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी सीकिंग रिप्लाई फ्रॉम विद इन 45 डेज, और 45 डेज के अंदर वो रिप्लाई लेगा उनसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी से। ठीक है, उसको 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा ADT 4 के अंदर। ठीक है, अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता तो उसको पनिशमेंट है कितने की? मिनिमम 1 लाख की, मैक्सिमम 25 लाख की। डन डन डन। चलो, रोल ऑफ CS इन रिस्क मैनेजमेंट। CS का क्या रोल हो सकता है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। एडवाइजरी ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंस। CS को ऑलरेडी पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कंप्लाइंस कैसे फॉलो होगी, नॉन कंप्लाइंस का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा रोल है CS का रिस्क मैनेजमेंट में, वो हेल्प कर सकता है एज ए एडवाइजरी। हेल्प इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हेल्प कर सकता है। प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस। डन डन। Internal control system, approach that balance the risk and control in the company, helps in exploiting business opportunities fully. Done. Component of internal control. Internal control के component क्या क्या है? Controllable environment in organization internally, risk assessment, control activities, information and communication. Done. Done. Internal audit under section 138 of Companies Act 2013 एप्लीकेबिलिटी ऑन। जो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो किस किस कंपनीज के लिए है? एवरी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन या एडवांसेस 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के लिए टर्नओवर वाली लिमिट है और आउटस्टैंडिंग लोन एंड एडवांस वाली लिमिट है, बाकी और कोई इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तो इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकता है? CA, CA, CMA या फिर कोई भी प्रोफेशनल जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सूटेबल समझे, बात खत्म। ठीक है,
बेनिफिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या क्या है? हेल्प्स एन एंटिटी टू अचीव इट्स परफॉर्मेंस, इंश्योर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंश्योर कंप्लायंस, अवॉइडिंग डैमेज टू इट्स रेपुटेशन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।